नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर स्लेट एकेडमी एजुकेटिंग इंडिया इन अ लूसिड वे। मैं रूपाली गुप्ता यहाँ पर आपको एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ। बाकी हम लोगों ने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स और हम लोगों ने अभी ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट किया है। क्वेश्चंस जो कर लिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। इरिगेशन भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक किया करिए, जिससे हम मोटिवेट हों और आपके लिए और अच्छे वीडियोज़ बनाएँ। और गाइज, अभी टाइम बिना वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रांसपोर्टेशन। जो हम लोगों ने सेट 1 कर लिया था, आज हम सेट 2 स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Minimum depth of ballast cushion for a broad gauge wooden sleeper of size 275 into 25 into 13 cm with 75 cm sleeper spacing is। यहाँ पे मिनिमम डेप्थ ऑफ बैलास्ट पूछा गया है क्वेश्चन में कि क्या होता है। तो यहाँ सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए बैलास्ट क्या होता है। बैलास्ट मेनली जो आप लोगों ने रेलवे लाइन में देखा होगा, क्रस्ड स्टोन जो पड़ा रहता है उसको हम लोग बैलास्ट बोलते हैं। ठीक है, किस लिए यूज़ होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, जो लोड आता है हमारा रेल से जो स्लीपर में आता है, स्लीपर से जो लोड आता है उसको लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग बैलास्ट का यूज़ करते हैं। और बाकी ये स्लीपर को अपनी पोजीशन में बनाए रखने के लिए भी यूज़ होता है और प्रॉपर ड्रेनेज हो सके इसलिए भी बैलास्ट का यूज़ होता है। ठीक है, तो ब्रॉड गेज यहाँ बात की जा रही। कल हम लोगों ने ब्रॉड गेज का देखा था कि ब्रॉड गेज की जो विड्थ होती है वो हम लोग कितनी लेते हैं, तो वो हम लोग 1.67 लेते हैं। बाकी बैलास्ट आपको पता ही चल गया। आपको इसमें डेप्थ निकालनी, तो डेप्थ निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना है। डेप्थ ऑफ बैलास्ट कैसे निकालेंगे, स्पेसिंग बिटवीन स्लीपर्स माइनस विड्थ ऑफ स्लीपर, जो आपको विड्थ गिवन रहेगी, डिवाइड बाई 2। आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके डायरेक्ट आप डेप्थ ऑफ बैलास्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिंग, क्लियर स्पेसिंग आपको दिए रखी है। स्लीपर स्पेसिंग कितनी है, वो है हमारी 75 सेंटीमीटर माइनस विथ स्पेसिंग, ये आपको साइज दे रखा है LBH। तो B आपको क्या पता चल जाएगा, इसका जो विथ होगी वो हो जाएगी हमारी 25 डिवाइड बाई 2। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 50/2। 50/2 मतलब ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर राइट आंसर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सिंपली छोटा सा फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ पेमेंट इज नोन एज। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन है। जो बॉटम मोस्ट लेयर जो होती है सड़क की, उसको क्या बोलते हैं, तो उसका नाम मेनली आपको याद रखना है। और वो किसकी होती है, आप लोगों ने देखा होगा जब भी सड़क की डिज़ाइन होती है, पेमेंट बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग सब ग्रेड तैयार करते हैं। क्या सब तैयार करते हैं, सब ग्रेड। ठीक है, और सब ग्रेड मेनली होता है किसका, ये मिट्टी का ही होता है। जो अर्थ सरफेस पे हम लोग सॉइल को थोड़ा सा रेस करके उसी को प्रिपेयर करते हैं और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब ग्रेड, जो बॉटम मोस्ट लेयर होती है। यहाँ ये हो गया हमारा सब ग्रेड, और उसके ऊपर हमारा क्या हो जाता है, सब बेस कोर्स, और फिर हमारा आता है वेयरिंग कोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी लेयर्स रहती हैं। तो बॉटम मोस्ट लेयर क्या हो जाएगा इधर, राइट आंसर सब ग्रेड B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू वियर इज नोन एज। कल अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो वियर टियर होता है, एब्रेजन रेजिस्टेंस होता है, वो हम लोग कौन से टेस्ट से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, इम्पैक्ट वैल्यू, एब्रेजन रेजिस्टेंस, शियर रेजिस्टेंस, क्रशिंग रेजिस्टेंस। तो अभी मैंने पहले ही आपको बता दिया, जो वियर होता है, रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू वियर, जो वियर टियर जो घिसाव होता है उसको जो रजिस्ट करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, नोन एज एब्रेजन रेजिस्टेंस। और इसको हम किस एपरेटस से या किस मशीन से फाइंड आउट करते हैं, जो लॉस एंजल्स मशीन होती है हमारी, उससे हम इस टेस्ट को निकालते हैं। इसको लॉस एंजल्स एब्रेजन टेस्टिंग मशीन भी बोलते हैं। इससे हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, जो एग्रीगेट होता है उसमें कितना वियर टियर हो रहा है, कितना एब्रेजन हो रहा है, उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बिटुमिन इन। अब यहाँ पे बिटुमिन पूछा गया है, आपको बिटुमिन पता होना चाहिए क्या होता है। सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड एस्फाल्ट। तो जो ये ऑप्शन है ये हमारा सही है। जब सॉलिड स्टेट में होता है या फिर ये मिनरल कंटेन्स करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्फाल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है सेमी फ्लूइड स्टेट इज कॉल्ड मिनरल टार।
तो जो बिटुमिन की अगर सेमी फ्लूइड स्टेट होती है तो उसको हम लोग टार बोलते हैं। और बिटुमिन हमारा कैसे बनता है, ये क्या होता है इसमें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होता है उससे हम लोग बिटुमिन वहाँ से हमें मिलता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लूइड स्टेट इज कॉल्ड पेट्रोलियम। तो ये भी हमारा है, जो रॉ हमारा क्रूड ऑयल होता है, पेट्रोलियम होता है, उसी का डिस्टिलेशन करके हम लोग बिटुमिन को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये जो स्पेसिफिकेशन है बिटुमिन की, जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिटुमिन इज जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अभी हमने बताया बिटुमिन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, जो हमारा क्रूड पेट्रोलियम होता है, क्रूड ऑयल होता है, वहाँ से हम लोग उसको ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल, सिंथेटिक मटेरियल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोल। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। और कोल और जो वुड होता है, कोल या फिर वुड से जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं वो हमारा होता है टार। और ये हमारा टार कैसे हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, ये हमारा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब करते हैं तब हमें टार मिलता है, ठीक है, कोल और वुड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्लैकी इज सेड टू बी इलोंगेटेड इफ a flaky aggregate is said to be elongated if its length is। तो ये सारे जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको छोटी छोटी वैल्यूज़ अगर याद हैं तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। अब एग्रीगेट के अगर आपने टेस्ट किया होगा, जो कि होते हैं जैसे फ्लैकी एलोंगेशन टेस्ट भी होता है उसमें, तो उसकी लीस्ट डायमेंशन कितनी होती है, उन दोनों को ही स्पेसिफाई है कि इतना हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, इक्वल टू द मीन साइज, ट्वाइस द मीन साइज, थ्राइस द मीन साइज, 4 टाइम्स द मीन साइज। तो यहाँ जो ये क्वेश्चन पूछा गया, फ्लैकी एग्रीगेट इज सेड टू बी इलोंगेटेड इफ इट्स लेंथ इज, तो अगर इसकी लेंथ कितनी होगी, 9/5, ठीक है, 9/5 तो अगर होगी इट्स मीन डायमेंशन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलोंगेटेड एग्रीगेट, ठीक है। और अगर ये 3/5 होगी मीन डायमेंशन के, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैकी एग्रीगेट। तो आपको ये याद रखना है, एक फ्लैकी के लिए 3/5 और इसके लिए 9/5। तो 9/5 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आता है 1.8, मतलब अगर आप इसको इसमें लिखेंगे सॉल्व करके तो ये 1.8 आता है। तो इसका जो नियरेस्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा, इसमें ऑप्शन देखा जाए तो कोई भी सही नहीं है, लेकिन नियरेस्ट ऑप्शन हम लेंगे तो हमारा सही आंसर जो आ जाएगा इसके लिए बी, ट्वाइस द मीन साइज, ठीक है। 1.8 होता है और ये 1.8 होता है, तो उसको ऑलमोस्ट हम लोगों ने वो ले लिया जो एग्जैक्ट है, या फिर और इसको 9/5 भी लिखते हैं मीन साइज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बिटुमिन इमल्सन इज a liquid containing bitumen in suspension, a paint used as anti-corrosive paint, all of the above। तो बिटुमिन इमल्सन भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ये ऑप्शन जो है इसमें ये तीनों ही सही है। बिटुमिन इमल्सन क्या होता है, लिक्विड कंटेनिंग बिटुमिन इन सस्पेंशन। जब बिटुमिन हमारा सस्पेंशन में रहता है तो उसको हम लोग बिटुमिन इमल्सन बोलते हैं। तो उसको एंटी कोरोसिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, पेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो सारे ऑप्शन जो हैं ये हमारा सही है, ऑल ऑफ दी अबव। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन CBR टेस्ट द वैल्यू ऑफ CBR इज कैलकुलेटेड एट। अब ये क्वेश्चन अगर हाईवे और ट्रांसपोर्टेशन आपने पढ़ा है तो CBR टेस्ट आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। तो इसमें जब हम लोग इसकी वैल्यू करते हैं CBR टेस्ट की, तो इसको हम लोग दो चीज़ पे करते हैं, एक 2.5 mm पे और एक हम लोग पेनिट्रेशन पे चेक करते हैं, और एक हम लोग करते हैं 5 mm पे पेनिट्रेशन पे चेक करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 2.5 mm पेनिट्रेशन ओनली, 5 mm penetration only, 7.5 penetration only, both 2.5 and 5 mm penetration। तो यहाँ राइट आंसर ऑलरेडी मैंने पहले ही आपको बता दिया, तो क्या हो जाएगा, डी। देखिए 1 लाइनर क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन 2011 में आया। अगर आप अभी हम 17 के क्वेश्चंस लगाएंगे, 18 के क्वेश्चंस लगाएंगे, उसमें आप देखेंगे जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने हैं, जिससे कि अगर आपको 1 लाइनर क्वेश्चन दिखे तो आप उसको ईजिली मार्क कर दें और अब जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है उसको ईजिली सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लैकी
इट्स लीस्ट डायमेंशन इज़ लेस दैन। देखिए ये क्वेश्चन फिर से आया 2014 में, और अभी हमने बताया कि फ्लैकी क्या होता है एग्रीगेट और इलोंगेटेड एग्रीगेट क्या होता है। तो इसका ऑप्शन, इसका आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। When the bituminous surfacing is done on already existing black top road or over existing cement concrete road, the type of treatment is given is। तो जो सब सरफेस पे जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं उसको नाम पूछा गया मेनली कि उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, टैग कोट, स्प्रे ऑफ इमल्शन, सील कोट, प्राइम कोट। तो जब बिटुमिनस सर्फेसिंग होती है जो कि इज़ डन ऑन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्लैक टॉप रोड, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उस पर हम लोग कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं, वो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, टैग कोट, ठीक है। उस पर हम लोग टैग कोटिंग करते हैं जिससे प्रॉपर बाइंडिंग मिल सके मटीरियल को, ठीक है। पतली सी लेयर मेनली चढ़ा देते हैं, उसी को हम लोग टैग कोट बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लॉस एंजल्स टेस्ट फॉर एग्रीगेट इज डन टू डिटरमाइन। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, जहाँ पे वियर की बात हुई थी, एब्रेजन की बात हुई थी, कि लॉस एंजल जो टेस्ट करते हैं एग्रीगेट के लिए वो क्या फाइंड आउट करते हैं, उससे क्या डिटरमाइन करते हैं। तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। एंड गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर कंस्ट्रक्टिंग रोड पेवमेंट द टाइप ऑफ सीमेंट जनरली यूज्ड इज़। ऑप्शन देख लेते हैं, बहुत वन लाइनर क्वेश्चन है, इजी हैं ये क्वेश्चंस। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जिसको हम लोग ओपीसी बोलते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस लैग सीमेंट। तो जब रोड हम लोग बनाते हैं तो इस रोड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए कि रोड जितनी जल्दी हो सके वो वर्किंग कंडीशन में आ जाए, ट्रैफिक को हम ओपन कर सकें, ठीक है, स्मूथली रन हो सके। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर इधर क्या हो जाएगा हमारा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है, जिससे वो बहुत जल्दी से हार्ड हो जाए और हम अपने ट्रैफिक को मूव करा सकें। और लो हीट सीमेंट का भी यूज़ जो होता है, जैसे हम लोग हैवी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जैसे डैम, रिजर्वायर, वहाँ पे हम लोग लो हीट सीमेंट का यूज़ करते हैं। ब्लास्ट फर्नेस लैग सीमेंट का यूज़ हम लोग जैसे फैक्ट्रीज़ की फर्सेस बनाने में या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है स्ट्रक्चर में, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं मेनली, ठीक है। तो आपको सबका यूज़ भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन इज़। देखिए स्पेसिफिक डायरेक्ट क्वेश्चन आया, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है बिटुमिन की, तो आपको याद रखना है स्पेसिफिक ग्रेविटी बिटुमिन की होती है 1.09। अगर हम सीमेंट की बात करें, सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, वो होती है हमारी 3.15, ठीक है। और वाटर की कितनी होती है, वो हमारी 1। और अगर ऑयल की बात करें तो ये कितना होता है, ऑयल जब पानी में डालते हैं तो तैरता है ना, तो वाटर से कम होती है, तो ये 0.9। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको मेनली बिटुमिन की और सीमेंट की पता होनी चाहिए कितनी होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, 1.09। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंस्ट्रक्शन जॉइंट इन सीमेंट कॉन्क्रीट पूछा गया है, जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट होता है सीमेंट कॉन्क्रीट में। ऑप्शन देख लेते हैं, शुड नॉट बी प्रोवाइडेड एट कॉर्नर, शुड बी स्पेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अपार्ट इन केस ऑफ ह्यूज स्ट्रक्चर्स, शुड बी लोकेटेड वेयर शेयर फोर्स इज लार्ज, शुड बी लोकेटेड वेयर बेंडिंग मोमेंट इज लार्ज। तो यहाँ हम आपको ये बता दें, जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग कॉर्नर्स पे नहीं करते हैं, शुड नॉट बी प्रोवाइडेड एट कॉर्नर्स, ठीक है। और जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट अगर हम लोग सीमेंट कंक्रीट पेमेंट में करते भी हैं तो अगर स्पैन लेंथ हम लोग 1/3 स्पैन लेंथ पे उसको प्रोवाइड करते हैं, कितनी, 1/3 स्पैन लेंथ पे। और बाकी जो अगर जहाँ पे लीस्ट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स आएगा तो वहाँ पे भी हम लोग कंस्ट्रक्शन जॉइंट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ए होगा। और यहाँ पे ये सारे ही ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। इस क्वेश्चन देखते हैं, द एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लैकी व्हेन। देखिए 2015 में भी ये क्वेश्चन अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा हमें, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट। ये क्वेश्चन अभी सेट 1 जब हमने किया था तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था, जो इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट करते हैं उससे हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करते हैं मटेरियल की। तो ऑप्शन चलिए हम यहाँ बता देते हैं आपको। ऑप्शन में ड्यूरेबिलिटी, टफनेस, हार्डनेस, स्ट्रेंथ।
तो इसके लिए जब हम लोग टेस्ट करते हैं वो हमारा टेस्ट होता है टफनेस टेस्ट, ठीक है। ये होगा राइट आंसर, यहाँ पे हो जाएगा बी। जब इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट करते हैं एग्रीगेट पे तो उससे मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी पता चलती है, टफनेस प्रॉपर्टी, ठीक है। टफनेस होता क्या है, ये मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि एनर्जी अब्जॉर्ब करती है, एनर्जी शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू पेनिट्रेशन इज। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, ये जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये मटेरियल की टेस्टिंग से पूछे जा रहे हैं। अगर आप एग्रीगेट के टेस्ट किए होंगे, बिटुमेन के टेस्ट किए होंगे ट्रांसपोर्टेशन में, तो आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी लगेंगे, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। डायरेक्ट आप इसको आंसर मार्क कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ मटीरियल टू पेनिट्रेशन पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, टफनेस, हार्डनेस, फटीग, रफनेस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर चलिए हम बाद में बताते हैं, पहले बताइए आप जो पेनिट्रेशन टेस्ट होता है ये किस में करते हैं। तो ये भी पता होना चाहिए, पेनिट्रेशन टेस्ट जो है ये हम लोग किस में करते हैं, ये हम लोग बिटुमेन में उसकी क्या फाइंड आउट करने के लिए, हार्डनेस और सॉफ्टनेस को फाइंड आउट करने के लिए इस टेस्ट को हम लोग करते हैं। बिटुमेन में ये टेस्ट किया जाता है, ठीक है। और पेनिट्रेशन टेस्ट से हमें क्या पता चलता है, पेनिट्रेशन टेस्ट करके हमें बिटुमेन का ग्रेड पता चलता है कि वो किस ग्रेड का है, ठीक है। ग्रेडिंग का जो पता लगाते हैं हम लोग, जैसे आपने देखा होगा बिटुमेन पे लिखा रहता है 80/100, इस तरीके से लिखा रहता है, इस ग्रेड का है। तो ये हमें इसी से पता चलता है पेनिट्रेशन टेस्ट से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। जो सॉफ्टनेस और हार्डनेस दोनों का ही पता हम लोग किससे लगाते हैं, पेनिट्रेशन से। रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू पेनिट्रेशन इज हार्डनेस, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ बिटुमेन इज इक्वल टू दैट ऑफ टार, मोर देन दैट ऑफ टार, लेस देन दैट ऑफ टार, नन ऑफ दीज। तो अभी हमने बताया था टार क्या होता है। टार को कैसे, वुड या कोल का जब हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें टार मिलता है, ठीक है। और ये कैसे मिलता है हमारा बिटुमेन, बिटुमेन हमें मिलता है जब हम लोग पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल जो होता है, क्रूड और पेट्रोलियम होता है, उसका जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें पेट्रोलियम बिटुमेन ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पे जो डक्टिलिटी पूछा गया है, डक्टिलिटी वैल्यू कितनी होती है बिटुमेन की, ज़्यादा होती है या कम होती है। तो जो बिटुमेन की डक्टिलिटी होती है, ऑप्शन देख लेते हैं, इक्वल टू दैट ऑफ टार, मोर देन दैट ऑफ टार, लेस देन नन ऑफ दीज। तो इसकी जो डक्टिलिटी वैल्यू होती है ये ज़्यादा होती है, मोर देन दैट ऑफ टार, ठीक है। ये ज़्यादा डक्टाइल इन नेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमेन इज यूज टू डिटरमाइनिंग इट्स। देखिए ये क्वेश्चन फिर पूछ लिया गया है और ये 2017 में आया है। अभी हमने यूपीपीएससी के क्वेश्चंस कराए थे तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पेनिट्रेशन टेस्ट बिटुमेन पे करते हैं वो क्या फाइंड आउट करने के लिए, क्या डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। तो वहाँ से ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया गया है। अभी हमने इसको बताया है आंसर, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा गाइस। और आप लोग एसएससी के लिए आप लोग जो यूपीपीएससी के क्वेश्चंस हैं वो भी पढ़िएगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि क्वेश्चंस अब एसएससी में थोड़े क्वेश्चंस का लेवल बढ़ गया है। तो वो डायरेक्ट जो हाई लेवल के एग्जाम्स होते हैं, एई के जैसे एग्जाम हो गए, जो अदर स्टेट के एग्जाम्स हो गए, वहाँ से वो लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में, प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुके हैं। और बाकी जो सर आपको ईएस के क्वेश्चन करा रहे हैं, ईएस के क्वेश्चन से आपके कंसेप्ट तो बिल्डअप होगा ही, उसमें जो छोटे छोटे रिलेशंस आपको पता चल रहे हैं, जैसे अभी आप सोम कर रहे होंगे तो सोम में जो छोटे छोटे रिलेशंस होते हैं, छोटे छोटे और जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं सोम के, और जो लेंदी भी क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं को ब्रेकअप करके ये हमारे एसएससी एग्जाम जो अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है। तो वो क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपना कंसेप्ट बिल्डअप करना है, क्वेश्चन सारे फॉर्मूलेस जानने हैं, तो आप वो वीडियोज़ भी ज़रूर देखिएगा सोम के, जो अभी इस समय हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, when r is the radius of curve in meter is the degree of curve in degree and the length of chord is 30 मीटर, ये आपको दिया रखा है क्वेश्चन में। then the relation between r and d is, देखिए ये भी डायरेक्ट रेलवे में हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, रेडियस का फॉर्मूला पढ़ते हैं, वो डायरेक्ट इसमें दे रखा है कि अगर कॉर्ड जो है हमारा कितना है 30 मीटर लेंथ में है, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आपको उससे वैल्यू सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप इसमें डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, r इक्वल टू 5400 बाई डी, r इक्वल टू 1520 बाई डी, r इक्वल टू 1720 बाई डी, r इक्वल टू
4500D। तो गाइज यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो सारे ही गलत हैं, लेकिन अब ऑप्शन हमें टिक करना है तो हम इसको आपको सही आंसर बता दे रहे हैं। इसका क्या होता है, जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो होता है 1750D। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गिवन ही नहीं है, तो जो नियरेस्ट आंसर होगा हम उसको मार्क कर सकते हैं, इतना वेरिएशन चलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, R = 1720/D। लेकिन जो करेक्ट होता है ये हमारा ये है, आपको ये याद रखना है, और अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो उसके नियरेस्ट जो भी होगा आप उसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यू टू स्लिपिंग ऑफ व्हील द रेल फॉर्म्स। अब जो व्हील्स, जब रेल के ऊपर व्हील्स चलती हैं, अगर स्लिपिंग हो जाती है तो उससे जो रेल डैमेज हो जाती है, तो उससे कौन सा डिफेक्ट होता है, देख लेते हैं ऑप्शन। फॉर्म क्या फॉर्म होता है, क्रश्ड हेड, बैटर्ड हेड, नेक्स्ट स्प्लिट हेड एंड हॉरिजॉन्टल फिशर्स। तो जो अगर ड्यू टू स्लिपिंग यहाँ पूछा गया है, व्हील जब स्लिप हो जाती है तो जो फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, बैटर्ड एंड। बहुत इजी सा है, बैटर्ड एंड का मतलब ही होता है डैमेज, या फिर जो अपने शेप से अलग हो गया, आउट ऑफ शेप हो गया हो। ठीक है, बैटर्ड या फिर आउट ऑफ शेप हो गया है तो उसको हम लोग बोलते हैं जब स्लिपिंग होती है व्हील्स में। ठीक है, बैटर्ड एंड। यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। छोटी छोटी चीज़ें आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व इफ द पेवमेंट इज केप्ट हॉरिजॉन्टल अक्रॉस द alignment then the pressure on outer wheel will be। अब पूछा गया हॉरिजॉन्टल कर्व की बात कर रहे हैं, इफ़ पेवमेंट इज केप्ट हॉरिजॉन्टल अक्रॉस द अलाइनमेंट, जो हमारा पेवमेंट है वो हॉरिजॉन्टल है अलाइनमेंट के, देन द प्रेशर, जो प्रेशर है आउटर व्हील पे कितना होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अगर इनर और आउटर फेस की बात की जा रही हो, सर ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, और प्रेशर की बात की जा रही है इनर और आउटर व्हील पे, तो कितना होगा। तो ये आप अपना मतलब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें तो वो किस पे आता है, आउटर व्हील्स पे ज़्यादा आएगा। ठीक है, बाहर की तरफ ज़्यादा आएगा, तो बाहर की तरफ क्या होगा, रिएक्शंस भी ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो जब रिएक्शन ज़्यादा होंगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ज़्यादा लग रहा है आउटर की तरफ, तो प्रेशर भी क्या होगा, आउटर व्हील पे ज़्यादा आएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। मोर देन द प्रेशर अंडर इनर व्हील, लेस देन प्रेशर अंडर इनर व्हील, इक्वल टू द प्रेशर ऑफ इनर व्हील 0। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, जो आउटर व्हील विल बी मोर देन द प्रेशर अंडर इनर व्हील्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, और यहाँ पे रीज़न क्या है उसका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा आएगा, रिएक्शन ज़्यादा होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ रेल एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ अ कर्व, द वर्साइन एच ऑफ कर्व इज। अब देखिए ये भी डायरेक्ट फॉर्मूले पे आया है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है H = L²/8R। तो आप ऑप्शन में ये देख के तुरंत इसको मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए होगा नहीं, H = L²/4R है तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी, H = L²/8R। गाइज अगर छोटे छोटे फॉर्मूलेज आपको SSC का एग्ज़ाम पास आ गया है, सिर्फ आपके पास 2 महीने हैं प्रिपरेशन के लिए, तो आप जितने भी छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं, जितने क्वेश्चन हो सके नंबर से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को पहले आप सॉल्व करिए, और छोटे छोटे जो फॉर्मूले हैं उनको आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड करेक्शन फॉर रनवे लेंथ। अब देखते हैं कौन से करेक्शंस होते हैं इसमें। करेक्शंस फॉर एलिवेशन, करेक्शंस ऑफ ग्रेडियंट, करेक्शन फॉर टेम्परेचर, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो जब रनवे लेंथ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सारे ही करेक्शन अप्लाई करते हैं हम लोग। करेक्शन फॉर एलिवेशन, ग्रेडियंट, टेम्परेचर, सारे ही करेक्शन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व फॉर शेप ऑपरेशन फॉर अ स्पीड ऑफ, आपको स्पीड दे रखी है 110, कितनी दे रखी है, 110 km/h। तो आपको क्या बताना है, रेडियस बताना है। तो अभी एक फॉर्मूला हम लोगों ने कल जब सेट 1 किया था तो उसमें हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था। आज भी हम रेडियस का फॉर्मूला आपको डिस्कस कर ले रहे हैं। आप लोगों ने फॉर्मूला देखा होगा, E+F, यहाँ E क्या है, सुपर एलिवेशन, F क्या है, फ्रिक्शन, = V²/127R। ठीक है, रूलिंग, आपने रूलिंग ग्रेडियंट का फॉर्मूला पढ़ा होगा आर मिनिमम का, तो इससे आप निकाल सकते हैं आर मिनिमम कितना हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा V²/127
ई की वैल्यू कहाँ कितनी लेंगे, अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब ई की वैल्यू की बात की जा रही है तो आपको ये अपने आप से लेनी है। तो जब ई की वैल्यू हम लोग लेते हैं रूलिंग मिनिमम के केस में, ये हम लेते हैं 0.07, ये वैल्यू हम लोग लेते हैं अगर ई की वैल्यू नहीं गिवन है क्वेश्चन में। और एफ कितना लेते हैं, फ्रिक्शन कितना होता है लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, वो हम लोग लेते हैं 0.15, ये मैक्सिमम इतना फ्रिक्शन लेते हैं और ये सुपर एलिवेशन। तो ये वैल्यूज हम पुटअप कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा 0.15। वी भी यहाँ पे वी कितना गिवन है, ये 110 गिवन है, यहीं पे वैल्यू हम रख दे रहे हैं 110। तो आर मिनिमम कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब ये क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन आया और ये इतना सॉल्विंग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो जब आप वन लाइनर क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे विद इन 20 सेकंड 30 सेकंड में, तभी आप इस क्वेश्चन पे 1 मिनट दे पाएंगे, क्योंकि आपको वहाँ पे 200 क्वेश्चंस करने रहते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा ऑलमोस्ट 433 मीटर। तो आप जो भी इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा, आप इसके नियरेस्ट देख लेंगे कौन सा आंसर है, क्योंकि एग्जैक्ट तो आ नहीं रहा है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं 110, 440, 220, 577। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हम लोग ले लेंगे यहाँ पे बी, और आयोग के द्वारा भी यही आंसर को सही किया गया, जो नियरेस्ट है हम लोग वो ले रहे हैं। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, आर मिनिमम इक्वल टू कितना हो जाएगा 440 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the psychological widening of a pavement or horizontal curve of radius? आपको रेडियस गिवन है 230 मीटर फॉर रूलिंग स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। अब जो वाइडनिंग करते हैं हम रोड में 2 तरीके से होती है, एक साइकोलॉजिकल वाइडनिंग होती है और एक होती है मैकेनिकल वाइडनिंग। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल वाइडनिंग पूछी गई है, जिसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देखिए यहाँ पे भी डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस आया है, 2017 में ये क्वेश्चन आया है, V/9.5√R। ये साइकोलॉजिकल वाइडनिंग हो गई। और अगर हम मैकेनिकल वाइडनिंग की बात करें तो मैकेनिकल वाइडनिंग का भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है NL²/2R। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, आपको रेडियस गिवन है और स्पीड गिवन है। स्पीड आपकी किलोमीटर, ये kmph में ही होगा, किलोमीटर पर आवर, और ये हमारा मीटर में। तो वैल्यू एज इट इज़ पुट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा √R। रेडियस है 230, तो ये हमें सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 0.555 मीटर। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको पता चल गया क्या होगा, बी। देखिए फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द गेज ऑफ रेलवे लाइन डिफाइन? यहाँ पे गेजिंग की बात की जा रही। गेज जैसे ब्रॉड गेज, नैरो गेज, मीटर गेज होता है रेलवे ट्रैक में। ठीक है, हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, ब्रॉड गेज यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं वो क्या डिफाइन करता है। थिकनेस ऑफ स्टील प्लेट यूज, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल रेल ऑफ ट्रैक, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर प्रेशर दैट अ रेलवे ट्रैक कैन स्टैंड। तो ये चीज़ आपको पता ही, आप गेज, अगर गेज पता है तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ही पता होना चाहिए कि ये क्या होगा। जो ये होता है, जैसे हम ब्रॉड गेज की बात करें या फिर गेजिंग की बात करें, तो जो ये रेल होती है हमारी, ये मान लीजिए हमारी रेल है, ठीक है, तो ये रेल के जो हम लोग इनर फेस से, जो ये इनर फेस है इसका, इससे जो हम लोग मेज़र करते हैं डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, गेज। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। इनर फेस से जो मेज़र करते हैं, तो यहाँ ऑप्शन थिकनेस तो है ही नहीं, तो नेक्स्ट जो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल रेल ऑफ ट्रैक। तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल रेल ऑफ ट्रैक। ठीक है, इनर फेस से हम लोग रेल के इसको मेज़र करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। वाइडनिंग ऑफ गेज इज प्रोवाइडेड इफ डिग्री ऑफ द कर्व इज। अब देखिए ये भी पूछा गया क्वेश्चन, अगर आपको ये वैल्यू याद है तभी आप इसको कर पाएंगे। 17 में इस तरीके के रेलवे के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं। हम ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे कर रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे का पार्ट है, और जो कि रेलवे से पहले क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन आपने अभी देखा होगा कि अभी हम 8 से 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। 2017 के ही वो क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं रेलवे से। तो देख लेते हैं ऑप्शन। वाइडनिंग ऑफ गेज इज प्रोवाइडेड इफ डिग्री ऑफ कर्व इज 3 डिग्री और लेस 3 डिग्री टू 4 1/2 डिग्री, मोर देन 4 1/2 डिग्री, नन ऑफ दीज। तो इसकी भी वैल्यू आपको याद रखनी। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सी। जो इसकी वैल्यू होती है डिग्री ऑफ कर्व की, वो मोर देन 4 1/2 डिग्री हम लोग लेते हैं, प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ n इज द लेंथ ऑफ रोल इन मीटर, रेल इन मीटर, द नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ जनरली वेरीज फ्रॉम। अब ये भी आपने जब पढ़ा होगा, अगर कि नंबर ऑफ कितना स्लीपर्स लेते हैं, तो स्लीपर डेंसिटी अगर फाइंड आउट करने का भी होता है, और स्लीपर
कितने लेते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि जब नंबर ऑफ स्लीपर लेते हैं तो n+3 से लेके हम लोग n+6 के बीच में वेरी करता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन देख लेते हैं, n2 n+2, n+2 to n+4, n+3 to n+6। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, n+3 to n+6। तो गाइज यहाँ पे हम लोगों ने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कर लिए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।